बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में जिसका नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह और अगर आप के हाथों में मेरी ही तरह कॉफी का मग है तो थोड़ा ध्यान से उसे पकड़िएगा, बिकॉज अगली जो मैं बात करने वाला हूं ना उसे सुनकर थोड़ा सा आप हिल जरूर सकते हैं। ये जो पेंटिंग मेरे सामने है, ये डिजिटल आर्ट जो मेरे सामने है, ये बतौर NFT बिकी $69 मिलियन में, यानी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की इसकी कीमत लगी एज एन NFT। थोड़ा सा हिले आप, मैं भी हिला था जब मैंने पहली बार ये सुना था। इस शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंह और आज NFT की दुनिया को समझने की कोशिश हमारी रहेगी। क्या है NFT? डिजिटल आर्टिस्ट बहुत एक्साइटेड हैं इसको लेकर। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं। नॉन फंजिबल टोकन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब फंजिबल क्या होता है? जो अंग्रेजी शब्द फंजिबल है उसका मतलब है रिप्लेसेबल, लेकिन ये तो हुआ नॉन फंजिबल टोकन, यानी ये रिप्लेसेबल नहीं होता, इसे बदला नहीं जा सकता। अब उससे आगे NFT एक ऐसा टोकन होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक यूनिक आइटम की ओनरशिप, उसे NFT कहते हैं। और कोई भी दो NFTs कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल हम समझ गए, टोकन यानी ये एक ब्लॉकचेन पर एग्जिस्ट करता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण आपको दे देते हैं कि NFT क्या होते हैं। तो एक तस्वीर, एक वीडियो, वो एक NFT हो सकता है, उसका NFT बनाया जा सकता है। एक ऑडियो ट्रैक का NFT बनाया जा सकता है। एक जिफ का NFT भी बनाया जा सकता है और ट्वीट को भी और एक ब्लॉग को भी बेचा जा सकता है NFT के तौर पर। अब एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, अगर अभी तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मान लीजिए कोई आपकी डिजिटल पेमेंट वाली ऐप है, उसमें 100 रुपए हैं, आपने 100 रुपए की खरीदारी करी, वो 100 रुपए वहां से चले गए, 100 रुपए आपने और डाल दिए उस डिजिटल वॉलेट में। तो वो जो 100 रुपए पहले थे और जो 100 रुपए अब डाले उनमें कोई फर्क नहीं है, यानी वो फंजिबल है। लेकिन NFT यूनिक है, NFT की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मैंने एक आर्ट पीस बनाया, मैंने उसे ब्लॉकचेन पर डाला, टोकन उसका बना उसके अगेंस्ट, और जो उसे खरीदेगा वो उसका एक लौता ओनर बन सकता है। NFT के वर्जन्स हालांकि जरूर बन सकते हैं। अब कुछ उदाहरण आपको दे देते हैं कि NFT ऐसे जो भारी दामों में बिके। सबसे पहले तो बीपल की बात कर लेते हैं। $69 मिलियन में ये आर्ट बिकी। इसका नाम है एवरी डेज द फर्स्ट 5000 डेज, और ये बीपल जो डिजिटल आर्टिस्ट हैं उनका नाम है ये। तो उनकी जो आर्ट है इसे ऑक्शन किया गया क्रिस्टीज पर। उसके अलावा जो जैक डॉर्सी हैं, ट्विटर के CEO और फाउंडर, उनका पहला ट्वीट भी $29 लाख में बिका, ये भी एज एन NFT। इसके अलावा फ्लाइंग कैट $5.8 लाख में बिकी। तो ये वो NFTs हैं जिन्हें हैवी दाम मिला। अब वक्त है चर्चा का। NFT पर हम ये चर्चा करने वाले हैं, लेकिन एक खास मेहमान के साथ ये चर्चा होगी। उनका नाम है राज शमानी। आई एम श्योर आपने इंस्टाग्राम रील्स पर उन्हें देखा जरूर होगा। मात्र 25 साल के हैं, लेकिन ये डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्वेस्टर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, शमानी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं जो कि एक FMCG ब्रांड है, और ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इन्होंने बहुत सारी वीडियोज बनाई हैं क्रिप्टो करेंसी पर और खुद NFT ओन भी करते हैं। राज, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अगर जो NFT का T है वो उसके बारे में आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें, जो कि टोकन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड टोकन के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो टोकन एक तरीके से एक रिकॉर्ड आपको एक मिला जाता है। जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर आर्ट को खरीदते हो उसके ऊपर आपको एक टोकन मिला जाता है। वो टोकन आपके पास आप रखते हो क्योंकि वो फंजिबल नहीं है, तो वो ब्लॉकचेन पे बनता है। और जो ब्लॉकचेन मतलब जब भी आपके पास टोकन होगा तो कोई आपके उस आर्ट को कॉपी नहीं कर पाए, उस टोकन को कॉपी नहीं कर पाए। आपके जो राइट्स मिलेंगे उस टोकन के आपको, वो कोई और कॉपी नहीं कर पाए। इसकी वजह से वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बनता है कि कोई जब भी उसको इंटरचेंज करने की कोशिश करेगा तो टेक्नोलॉजी ब्लॉक करेगी उसको। तो उसका आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसका आपके पास कार्ड होता है, और वो कार्ड एक पर्टिकुलरली आपके एक वॉलेट में प्लेस होता है, जिस वॉलेट को सब लोग देख सकते हैं, पब्लिक प्रोफाइल बनी जाती है। अच्छा, तो आपसे जो मैं चर्चा करना चाहता हूं वो इस विषय में करना चाहता हूं कि एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए क्या है, अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं NFT में, व्हाट इज देयर फॉर मी? There's a lot of returns. That's number one. Number two, I tell you, क्या होता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि Instagram पे जो ब्लू टिक मिला है उसमें आपके लिए क्या है, तो बहुत लोगों को आज ब्लू टिक चाहिए, बहुत लोगों के पास नहीं है, बहुत लोग उसके लिए पैसा देने के लिए। इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ आर्ट, इट्स अ फॉर्म ऑफ वैलिडेशन। मतलब लोगों को ये दिखाना है कि मैं एक आर्ट का होल्डर हूं। आज कोई भी किसी लिए पेंटिंग खरीदता है, कोई पर्टिकुलर म्यूजिक रिकॉर्ड खरीदता है या एल्बम खरीदता है, तो क्यों खरीदता है? क्योंकि वो पर्टिकुलर आर्ट की वैल्यू करता है। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप आर्ट और इंसान की वैल्यू करते
हैं तो आप वो खरीद सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ इस पर्पस के लिए खरीद सकते हैं कि आपको लगता है ये इंसान आज बहुत अंडर वैल्यूड है, तो मैं इसको सस्ते में इसका आर्ट खरीद लेता हूँ, फ्यूचर में इसकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी तो मैं उसको फ्यूचर में महंगे में बेच दूंगा। अच्छा, वहीं एक लोगों का ये भी सवाल आ सकता है और कुछ एक्सपर्ट्स ने भी ये पॉइंट आउट किया है कि जब कोई भी एनएफटी खरीदा जाता है तो उसे सिर्फ रीसेल ही किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ जो उसकी ट्रीटमेंट के लिए राइट्स हैं वो अगर कभी कभार नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी पिक्चर को खरीद लिया है एज एन एनएफटी बट मैं उसकी मर्चेंडाइज बनाकर नहीं बेच सकता, ऐसे राइट्स इस तरीके के नहीं मिलते, तो वो शायद मेरे लिए उतने काम का नहीं है। आप इससे अग्री करते हैं राज? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। तो हो सकता है कि मैंने एक एनएफटी बनाई जो मेरे फेस की एनएफटी है और मैं आपको वो सिर्फ इसलिए यूज कर देना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरी कम्युनिटी होल्डर हो। जैसे आपने पहले देखा होगा बचपन में कार्ड्स होते थे WWE के, कि अंडरटेकर का एक कार्ड है, केन का एक कार्ड है। उस कार्ड को आप टेक्निकली हर टी शर्ट पे लगा के यूज नहीं कर सकते थे लीगली, बट फिर भी आपको वो होल्ड करना था बिकॉज आपको वो अंडरटेकर से बड़ा प्यार था। तो दैट थिंग इज द आर्ट होल्डिंग, मतलब आपको वो कम्युनिटी से प्यार है, उस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म से या आर्टिस्ट से प्यार है, आप इसलिए खरीद सकते हैं। और आपको लगता है कि अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी एज एन इन्वेस्टर तो आप बिल्कुल उसको होल्ड करके रखिए और थोड़े टाइम बाद बेच दीजिए जब मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ेगी। दैट्स व्हाट आई डिड, मैंने भी यही किया। रेसलिंग कार्ड्स का आपने एग्जांपल दिया, तो चलिए उसमें तो प्लेयर्स के हिसाब से उसकी रैंकिंग जो है डिसाइड हो जाती थी, बट यहां पर एनएफटी उसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है? प्राइस अगेन किसी भी आर्ट का या किसी भी इंसान का या किसी भी फॉर्म का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, या तो मार्केट में लोग किस प्राइस पे उस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को खरीदने के लिए रेडी है, या तो आर्टिस्ट किस प्राइस में देना चाहता है, क्या उतनी वैल्यू मार्केट देखता है या नहीं। तो बहुत बार एनएफटी मार्केट में क्या होता है, कुछ आर्टिस्ट होते हैं बोलते हैं कि ये सुनिए मेरे आर्ट की वैल्यू है 2 लाख रुपए, तो उसके बहुत लोग अंडर बिड करते हैं कि नहीं हमें नहीं लगता 2 लाख रुपए, हम 1.5 लाख में खरीदना चाहते हैं, तो फिर अंडर बिड होता है। बहुत लोग होता है ओवर बिडिंग करते हैं, कि कुछ आर्टिस्ट बड़े होते हैं, बहुत सारे यूएस में बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने अभी लॉन्च करे अपने एनएफटीज, उन्होंने बोला हमारी प्राइस 2 लाख है, तो लोगों ने 3 लाख लगाया, 4 लाख लगाया, 5 लाख लगाया। तो लिमिटेड होने की वजह से उसकी अंडर बिडिंग भी होती है और ओवर बिडिंग भी होती है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया और ये मुझे थोड़ा फनी भी लगता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि देखिए आखिरकार तो ये डिजिटल आर्ट है, इसे तो कॉपी पेस्ट इजीली किया जा सकता है, तो इसका क्या फायदा है? ऐसे में ऐसे कमेंट्स पर आप क्या रिएक्शन देते हैं? नॉन फंजेबल टोकन्स का होना सबसे पहली चीज ही यह है कि उसको कॉपी पेस्ट नहीं करा जा सकता इजीली। हर किसी के पब्लिक वॉलेट में एक अलग आर्ट होगा जो कॉपीबल नहीं हो पाएगा। राज, आखिरी के 30 सेकंड में अगर आप शेयर करना चाहें कि आपने किस एनएफटी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है? मैंने बहुत सारे एनएफटी प्रोजेक्ट में अभी इन्वेस्ट किया है। सबसे बड़ा मेरा हिट था वी फ्रेंड्स, जो गैरी वेनरचुक का था। अभी रिसेंटली मैंने विमेंस ऑफ वर्ल्ड में भी इन्वेस्ट करा है, और सून मेरा खुद का एनएफटी प्रोजेक्ट आने वाला है जो इंडिया में आई एम गोइंग टू लॉन्च इट ऑन अ वेरी बिग स्केल। बहुत बहुत शुक्रिया राज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बतौर इन्वेस्टर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एनएफटी की दुनिया में प्रवेश करने से पहले, उसके बारे में राज ने हमें बताया। लेकिन अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए उसकी भी अब हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ एक डिजिटल इलस्ट्रेटर जुड़ेंगे जिनका नाम है राघव बिसरखिया। उनकी आर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। उन्होंने इस आर्ट को फार्मर्स प्रोटेस्ट को डेडिकेट किया है, तो उनसे समझेंगे कि कैसे उन्होंने शुरुआत की। इसके अलावा रोहास नागपाल भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वो चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट है रैप्ड एसेट प्रोजेक्ट के। पहला सवाल रोहास आपसे ही है कि एक डिजिटल आर्टिस्ट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो शुरुआत करे एनएफटी में? श्योर। तो सबसे पहले उन्हें यह सोचना है कि वो अपने आर्ट के साथ क्या राइट्स या लाइसेंस देना चाहते हैं। सेकंड, वो डिसाइड करेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ये डालना है। कुछ प्लेटफॉर्म काफी पॉपुलर हैं, कुछ इतने नहीं चलते हैं, तो अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करना भी बहुत जरूरी है। और उसके बाद आप अपना एनएफटी क्रिएट करके फिर आप उसको सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं ताकि आपके फैंस उसके ऊपर फिर बिडिंग करें। तो ये 3 स्टेप्स आप कर सकते हैं। अच्छा, और वहीं अगर जहां तक बात है इवैल्यूएशन की, हमने उसकी भी बात की कि इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, बट जब एक आर्टिस्ट को इवैल्यूएशन करनी है तो किन बातों का ध्यान रखा जाए? कॉस्ट इवैल्यूएशन की बात हो रही है। तो जो प्राइस आप अपनी एनएफटी की डालना चाहते हैं तो उसमें आपकी पॉपुलैरिटी और कम्युनिटी में आपकी फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप मत प्राइस सेट कीजिए, आप ऑक्शन पे डालिए। लेट योर आपके जो फैंस हैं उन्हें बिड करने दीजिए, बिकॉज हो सकता है वो काफी ज्यादा पैसा देने को रेडी हो पर आप कम मांग रहे होंगे। तो मैं रेकमेंड करता हूं उसको आप ऑक्शन पे डालिए।
अच्छा, और अब हमारे साथ एक डिजिटल इलस्ट्रेटर भी हैं, इनका नाम है राघव बिस्ट्रखिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी आर्ट जो है वो फार्मर्स प्रोटेस्ट पर बेस्ड है। वो एक पेंटिंग आपने बनाई है डिजिटल, और उसे आपने NFT की तरह आप उसे बेचना चाहते हैं। तो आप बताइए, आपने कैसे शुरुआत की, आपने क्या उसकी कीमत रखी है, और कैसे आपने सोचा कि मुझे NFT में प्रवेश करना है? थैंक्स अरुण, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे शो पे बुलाने के लिए। मेरा बैकग्राउंड IT से है, तो आसपास क्रिप्टो की बातें तो होती ही रहती हैं, बट सडनली देयर वाज अ बूम जब NFT की बातें शुरू हो गई, और आसपास देखने लगा कि बहुत लोग अपनी इलस्ट्रेशंस, अपने डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस, अपने डिफरेंट टाइप ऑफ मीम्स NFT बनाकर उनको सेल कर रहे हैं। तो मैं उस बैंड वैगन को लूज नहीं करना चाहता था। बट मैं NBA का काफी बड़ा फैन हूँ, तो मैंने जब नोटिस किया कि NBA भी इसमें उतर चुका है और अपने मर्चेंडाइजिंग, अपनी चैंपियनशिप रिंग्स, इन सबको सेल कर रहा है एज एन NFT, सो आई थॉट कि मैं भी अपना एक इलस्ट्रेशन इस पे डालूं और उसको सेल करने की कोशिश करूं। और फार्मर प्रोटेस्ट उस टाइम पे शुरू ही हुआ था जब मैंने अपना फर्स्ट NFT बनाया एज एन इलस्ट्रेशन, वहां पे पोस्ट किया। तो उसी तरीके से मैं उसके अंदर अभी के लिए घुसा हूँ। बट देखते हैं क्या आगे बनता है। तो क्या कीमत आपकी जो आर्ट है, माफी चाहूंगा कि मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि आपकी आर्ट की क्या कीमत है, लेकिन NFT में क्योंकि आप बाजार में हैं तो ये पूछना लाजमी होगा, तो क्या कीमत आपने रखी है? मैंने अपने फार्मर प्रोटेस्ट की जो इलस्ट्रेशन मैंने बनाई है उसकी 0.1 इथेरियम मैंने अपनी कीमत रखी है टू स्टार्ट विद। अच्छा, और NBA का इन्होंने जिक्र किया था, तो जो स्लैम डंक्स हैं और उसकी जिफ्स जो हैं उसे एज NFT भी बहुत सारे NBA फैंस खरीद सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास रोहास हैं जो एक्सपर्ट हैं ब्लॉकचेन के, दूसरी तरफ आप हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, आपने भी अपनी रिसर्च पूरी की हुई है, आप भी NFT की दुनिया में हैं, लेकिन एज एन आर्टिस्ट अगर आपके मन में कोई सवाल है एक एक्सपर्ट के लिए, तो वो क्या होगा राघव? और उससे मुझे लगता है और बहुत सारे डिजिटल आर्टिस्ट को मदद मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मेरी NFT लिस्टेड है वन ऑफ द मार्केट प्लेसेस पर, अगर उस पर कोई बिड आती है तो मेरी नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है? क्या मैं उस बिड को कब तक अप्रूव कर सकता हूँ या कब तक उसको आगे लेकर जा सकता हूँ? और अगर वो बिड अप्रूव होती है तो उसके बाद मेरे नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? मैं अपने पैसे कब निकाल सकता हूँ या उसको री इन्वेस्ट कर सकता हूँ उसके अंदर? आपकी क्या एडवाइस होगी मेरे लिए? ओके, रोहास। हाँ जी, तो जब आपने ये NFT रखी है तब आपने स्पेसिफाई किया होगा कि ये बिडिंग कितने दिन तक खुली है। अगर आपने किया है तो देन यू हैव टू गो एज पर दैट। नहीं तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप सेट कर दीजिए कि सिर्फ 1 हफ्ते तक बिडिंग ऑन है। ज्यादा लंबा मत रखिए क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लोगों को लगना चाहिए कि अरे ये ज्यादा दिन तक नहीं होगा, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप 7 दिन के लिए रखिए। 7 दिन में जो भी लेटेस्ट हाईएस्ट बिड है उसको आप डिस्प्ले करते जाइए, तो लोगों को दिख रहा है कि इसमें इंटरेस्ट है, तो हो सकता है वो ज्यादा बिड करें। और फिर जैसे वो बिडिंग पीरियड खत्म होता है आप हाईएस्ट अमाउंट में दे दीजिए और इमीडिएटली आपको अपना ईथर मिल जाएगा। उसके बाद आप उस ईथर के साथ जो करना चाहें आप कर सकते हैं। और वही आखिर में राघव, मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए जो 0.13 एथर आपने बोला है उसका ट्रांसलेशन बता दें, अब INR में या US डॉलर में भी। 0.1 ether, it is around I guess $400 right now. ओके, तो फिलहाल ये NFT जो दुनिया है डिजिटल इलस्ट्रेटर्स, डिजिटल आर्टिस्ट के लिए बेहद कमाल की है, वहीं बहुत इंटरेस्टिंग है इन्वेस्टर्स के लिए भी। रोहास, राघव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी भारत में कहां पर स्टैंड करती है, और लीगैलिटी की बात करने के लिए एक वकील से बेहतर कौन हो सकता है। उदय वालिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो। टू बी और नॉट टू बी, या फिर क्रिप्टो करेंसी के लिंक में लोग सोचते हैं इलीगल और लीगल। ये सवाल से हर कोई जूझता जरूर है। शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो, मेरा नाम है अरुण सिंह, और अब इसी डिस्कशन पर आ जाते हैं, इसी चर्चा पर आ जाते हैं कि भारत में क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी कहां पर स्टैंड करती है। और इसके लिए हमारे साथ है उदय वालिया, वकील हैं ये और टचस्टोन पार्टनर्स में पार्टनर हैं। तो सबसे पहले तो अभी
प्रेजेंट की बात कर लेते हैं कि कहां पर स्टैंड करती है भारत में क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी। अभी का स्टेटस जानेंगे और वहीं जो कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि क्रिप्टो बिल आएगा, सरकार इसे रेगुलेट करेगी, उसके आने के बाद कैसे हालात हो सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक लॉयर जुड़ रहे हैं, उदय वालिया उनका नाम है, पार्टनर टचस्टोन पार्टनर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर वालिया। सबसे पहला सवाल यही होगा कि इस वक्त मौजूदा हालातों में लीगैलिटी कहां स्टैंड करती है क्रिप्टो करेंसी की भारत में? एक जवाब तो होगा कि इलीगल नहीं है, पर प्रॉब्लम है कि इलीगल नहीं है का मतलब ये नहीं कि लीगल हो गया। लीगल हो गया मतलब कि आप कोर्ट जा सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो हम एंटर करते हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो जब तक वो इन्फोर्सिबिलिटी का इश्यू नहीं होता, मेरे हिसाब में एट द मोमेंट, क्योंकि लीगल नहीं है, लीगल होना चाहिए। जब तक लीगल नहीं होगा, मेरे हिसाब से इट रिमेन्स अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। ओके और वहीं बहुत सारी चर्चा इस पर भी हो रही है कि जब रेगुलेट होगा तो क्या इसे एसेट क्लास की तरह एड्रेस किया जाएगा या ट्रीट किया जाएगा, तो उस पर भी चर्चा है। लेकिन मैं आपका पर्सनल ओपिनियन यहां पर जानना चाहता हूं कि किस तरीके के हालात तब होंगे जब इसे भारत में रेगुलेट कर दिया जाएगा, या फिर वो जो क्रिप्टो बिल है जिसके बारे में हम सुनते आए हैं, जब वो आएगा तो आपके हिसाब से क्या हालात होंगे? व्हाट कैन बी द सिचुएशंस? ये क्रिप्टो बिल का तो एक प्रॉब्लम है। पहले एक क्रिप्टो बिल आता है जो कहते हैं हम इसको रेगुलेट करेंगे, फिर एक साल बाद क्रिप्टो बिल आता है हम इसको बैन करेंगे। आरबीआई इज कीन टू बैन इट, पर आरबीआई सेंट्रल बैंक है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब है कि सेंट्रल बैंक का रोल डिमिनिश करे, मतलब उनका रोल छोटा करें। अब आरबीआई इंस्टिंक्टिवली इसके अगेंस्ट तो होगी, पर ये बात नहीं है। बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आरबीआई इज करेक्ट टू रेगुलेट इट, पर जो रिस्पॉन्स आरबीआई था बैन करने का, वो उन्होंने कहा कि डिस्प्रोपोर्शनल था। मतलब कि जो रिस्पॉन्स आप कर रहे हैं वो सर्कमस्टांसेस, हालात के जस्टिफाई, जायज नहीं है। अब रेगुलेट तो करना चाहिए, और इसके बेनिफिट्स जब रेगुलेट करेंगे तो एसेट क्लास तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि डोंट फॉरगेट कि एसेट क्लास अगर नहीं करेंगे तो ये इनकम टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स कैसे अर्न करेंगे। और ये नहीं हो सकता कि शेयर्स पर कैपिटल गेन्स टैक्स है, इनकम इज ट्रीटेड एज कैपिटल गेन्स, पर क्रिप्टो करेंसी का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं ट्रीट होगा। सो गवर्नमेंट ऑल्सो को देखना चाहिए कि देयर इज एन एसेट क्लास, इन एसेट क्लास से capital gains tax, income tax are legitimate sources of income. अगर आप शेयर्स इन्वेस्टमेंट्स पर कैपिटल गेन्स टैक्स इंपोज कर रहे हैं तो फिर क्रिप्टो करेंसी पर क्यों नहीं? ये भी एक और फॉर्म का इन्वेस्टमेंट है। एट द मोमेंट अगर कोई इन्वेस्टर पूछे, जैसे आपने लीगैलिटी का क्वेश्चन पूछा था, अगर कोई इन्वेस्टर पूछे ये इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है, उसका हमारे पास जवाब नहीं है। कि हाँ बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, पर क्या हम कह सकते हैं कोई इन्वेस्टर को कि बिटकॉइन लीगल होगा 1 साल में, बिटकॉइन लीगल होगा 6 महीने में? एज अ लॉयर मैं कैसे कह सकता हूं जी? पर एज एन इन्वेस्टर यू कैन बी वेरी एक्साइटेड, पर एज अ लॉयर मैं थोड़ी कह सकता हूं कि जरूर जी आप खरीदें, मुझे भी लेने दो, क्योंकि मुझे नहीं पता अगर ये एक एसेट क्लास एग्जिस्ट करेगी 6 मंथ्स में, बैन होगा नहीं बैन होगा। ये अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो रॉन्ग। उदय, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब उन बिजनेसेस की भी हम यहां पर शो में बात करते हैं जो क्रिप्टो करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ पेमेंट ऑल्सो। और ऐसा ही एक बिजनेस है दिल्ली का एक टैटू स्टूडियो। उनसे जाकर मैंने बातचीत की, सुनिए उस बातचीत को। दिल्ली का डेविल्स टैटू, और इन्होंने यहां पर एंट्री पर ही लिख कर रखा हुआ है वी एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी। और इसी इनकी जर्नी के बारे में आज हम बात करेंगे इनसे। लोकेश मेरे साथ है डेविल्स टैटू से। हेलो, कैसे हैं आप? तो मुझे बताइए कि आपने कब शुरू किया क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करना टैटूज करने के बदले? एक्चुअली आई वाज टॉकिंग टू, मैं अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था टैटू करते हुए स्टूडियो से। ओके। एंड अभी जब रिसेंट डिप आया था मार्केट पे, तो वन ऑफ माई क्लाइंट वाज देयर। वो क्लाइंट सुन रहे थे बातों को, तो बोल रहे थे आप क्रिप्टो करेंसी लेते हैं? मैंने कहा लेते तो नहीं है, बट वी कैन थिंक अबाउट इट। एंड वो अपना इथेरियम या जो भी उनके पास क्रिप्टो करेंसी थी वो उसको निकालना चाहते थे, बिकॉज इट्स अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट, ऊपर नीचे बहुत जल्दी होती है। तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस मार्केट। यू एक दिन ऊपर देख के अगले दिन नीचे देख के आप जल्दी सेल और परचेज नहीं कर सकते, यू हैव टू होल्ड और हॉडल। सो मैंने कहा हाँ ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सो ही पेड मी इन बिटकॉइन. उनको अराउंड 40,000 50,000 के आसपास पे करना था. couple of tattoos their friends and families got. And so I took that in my wallet. और वहीं से शुरुआत हो गई. और वहाँ से शुरुआत हो गई और उन्होंने मेरे को वो बेचा है 40 और 50,000 का, और अभी मार्केट विद इन 2 months ऊपर आ गया है. तो उन्होंने जो मेरे को 40,000 दिए थे वो आज की डेट में एक्चुअली 90,000 है. Lovely. So actually he paid me 90 or he lost 90. So I always believe that you should never sell your Bitcoin, always hold it. मतलब इन्होंने तो इतने ही अच्छी तरीके से होल्ड किया कि फिजिकली भी इन्होंने एक सुवेनियर जो है वो पिक किया हुआ है. ये इनका स्टूडियो है, इनके सर्विस स्टेशन बहुत सारे हैं यहाँ पे आपको नजर आ ही रहे हैं. और आप बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा है ऑडियंस के साथ, जो आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ, की उनका अभी तक क्या कहना है? झिझक है थोड़ी या फिर? हाँ, मतलब इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इज नॉट वेरी कॉमन, बट स्टूडियो पे जो लोग आते हैं मोस्ट ऑफ देम आर अवेयर ऑफ इट. और जब से हमने अनाउंस किया ऑफिशियली दैट वी विल बी एक्सेप्टिंग बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज, तो काफ़ी लोगों का इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और ईमेल्स पे वो भी आया कि कौन कौन से एज अ बिजनेस आपकी कोई झिझक है मन में? नहीं, डेफिनेटली अगर कोई ऐसा झिझक या स्केप्टिसिज्म होता तो मैं करता नहीं है, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव इन क्रिप्टो करेंसी. आप एक रिकॉर्ड देख लीजिए, लाइक एनीवन हु हैज हेल्ड अ बिटकॉइन, जिन्होंने अपने पास 200 डेज से ज़्यादा रखा है, आज तक वो लॉस में नहीं है. तो देखिए यहाँ पर कैश में पे कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में पे कर सकते हैं, कार्ड में पे कर सकते हैं. तो एक तरह से हर तरीके का जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है. और इनका नाम है डेविल्स टैटूज. दिल्ली में अगर आप आए तो आप इनसे सर्विसेज ले सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के बदले. फिलहाल इसी के साथ ही एपिसोड होता है खत्म, लेकिन हर हफ्ते कॉफी एंड क्रिप्टो NDTV पर आप देख सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी की चर्चा में हो सकते हैं शामिल. मेरा नाम है अरुण सिंह, कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ NDTV इंडिया के लिए.